कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे, मस्त और एकदम स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा नाम कल्पना है। आप इतने दिनों से पढ़ रहे हैं मुझसे, तो मेरा नाम अच्छे से जान चुके हैं आप कि मेरा नाम कल्पना है और मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ, हिंदी के टॉपिक्स लेके आती हूँ। ठीक है, तो मैं कल्पना सरकारी परीक्षा जो आपका प्लेटफॉर्म है उस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है वाक्य संरचना। मतलब वाक्य की संरचना कैसे होती है और वाक्यों के भेद कितने हैं, मतलब कितने प्रकार से वाक्यों को बांटा जा सकता है, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, आज हम ये जानेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी तैयार होंगे पढ़ने के लिए एकदम से। ठीक है, आपको पता है कि ये जो टॉपिक्स आपको कवर करवाए जाते हैं, आप सबको पता होना चाहिए कि एक एक नंबर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और ऊपर से हमें ये बेसिक सा ज्ञान, बेसिक सा नॉलेज जरूर ही होना चाहिए कि हम टाइप्स पहचान सकें। जैसे इंग्लिश में होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, बहुत सारे। ठीक है, एक टाइप के होते हैं। वैसे ही आपके जो हिंदी भाषा है उसमें भी 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, उसमें भी 8 प्रकार के होते हैं, हम जानेंगे। लेकिन हिंदी में हम कई आधारों पर बांटते हैं, कई आधार पर बांटते हैं, इंग्लिश में भी बांटते हैं, हिंदी की हम लेकिन अभी यहाँ बात करेंगे कि हिंदी में भी हम वाक्यों को कई आधारों पर बांटते हैं। फिर देखते हैं कि किस प्रकार से जब बांटा है तो कितने आपके भेद आए हैं। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं क्या है पीडीएफ में हमारी। वाक्य संरचना, वाक्य संरचना किसको कहते हैं? ये रोज जब भी टॉपिक पढ़ाती हूं मैं हमेशा बोलती हूं कि जो भी टॉपिक हो आपका, आप हमेशा ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के बारे में क्या आप जानते हैं, क्या आपको जानना है, क्या ये कहना चाह रहा है या क्या पूछना चाह रहा है। सबसे जरूरी बात होती है कि हम समझ पाए। जैसे कोई प्रश्न आता है, ठीक है, प्रश्न आता है, उसको समझना आना चाहिए कि प्रश्न में पूछा क्या गया। जब ये आपको आता है तभी आप आंसर सही देते हैं। जब आपका देखेंगे कि जब आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा होता है तब आप आंसर सही नहीं दे पाते। ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूं कि जो भी टॉपिक हो तो पहले उसको टॉपिक को जाना करो कि इसको कहते क्या है। ठीक है, वाक्य संरचना क्या होता है जानते हैं। विचारों को पूर्णता प्रदान करने वाले पद समूह को वाक्य कहा जा सकता है। विचारों को, जो हमारे विचारों को पूर्णता प्रदान करे उसे क्या कहेंगे हम? करने वाले पद समूह को, पद समूह को, पदों के समूह को क्या कहेंगे? वाक्य कहा जा सकता है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार वाक्य की परिभाषा, पहले पाणिनि के अनुसार जानते हैं कि इनके अनुसार वाक्य की परिभाषा क्या होती है। देखिए, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। सबसे छोटी ध्वनि क्या है? वर्ण। ठीक है, वर्ण से क्या बनता है? शब्द। शब्द से क्या बनते हैं? पद। पद से क्या बनते हैं? पद समूह। पद समूह से क्या बनते हैं? वाक्य। ठीक है, समझ आया? सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि क्या है? वर्ण। वर्ण से क्या बना? शब्द। शब्दों से क्या बना? पद। पद से क्या बना? पद समूह। पद समूह से क्या बना? वाक्य। पाणिनि के अनुसार जानते हैं वाक्य क्या होते हैं। तो वाक्य में केवल एक तिङंत पद या क्रिया ही नहीं होती, अपितु एक से अधिक क्रियाएं हो सकती हैं। जी हां, वाक्य में ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि सिर्फ एक ही क्रिया हो, एक से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं। बिल्कुल सही बोला है पाणिनि जी ने। जानते हैं अब हम दूसरा। दूसरा हम जानेंगे कि वाक्य को मैंने बताया कई तरीकों से बांटा गया है, तो हम देखेंगे यहां पर कि जो वाक्य को बांटा गया है वो देखेंगे हम कि किस प्रकार बांटा गया है। अर्थ या भाव के आधार पर, ये हमने पहले बांटा है अर्थ या भाव के आधार पर। अर्थ या भाव के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो यहां पर दिया है आपका विधिवाचक, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं अफर्मेटिव, विधिवाचक या विधिसूचक वाक्य। दूसरा होता है निषेधवाचक। अभी समझाएंगे, एक एक वाक्य का प्रकार आपको समझाया जाएगा। आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक या विस्मयवाचक। टोटल हो गए हमारे 8 प्रकार के, जो कि इंग्लिश में जनरली हम सब पढ़ते हैं। ठीक है,
जनरली हम हिंदी में यही टाइप पढ़ते हैं कि अर्थ या भाव के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि भेद भाई 4 प्रकार के, 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं हम। अब यहां पर क्रिया के आधार पर बांटा, पहले बांटा गया था अर्थ या भाव के आधार पर, यहां बांटा गया है क्रिया के आधार पर। किसके? क्रिया के आधार पर। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। जिन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग हो उन्हें क्रियायुक्त, जिन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग ना हो उन्हें क्रिया विहीन वाक्य कहते हैं। ये तो बहुत ही इजी है। जी हाँ, ये बहुत ही इजी है। देखो, जब किसी वाक्य में क्रिया के होने की बात कही गई हो तो वह क्रिया युक्त वाक्य होगा। जो वाक्य ये बताता हो कि इसमें कोई क्रिया नहीं हुई है, मतलब जो वाक्य किसी क्रिया के होने का आभास नहीं करा रहा है, आपको नहीं बता रहा है आपको कि कोई क्रिया हुई है, तो वो क्या होगा? क्रिया विहीन वाक्य। बहुत ही इजी है मैम। जी हाँ, बहुत इजी है। नेक्स्ट आइए। अब सबसे पहले कि अरे मैम ये प्लेन स्लाइड में क्या पढ़ेंगे? अरे मैं लिख के भी तो पढ़ा सकती हूँ बाबू बच्चा, लिख के पढ़ाऊंगी तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये हमने पढ़े थे 2 टाइप। अब एक हम बांटते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बांटते हैं वो किस आधार पर बांटते हैं, पहले हम ये जानेंगे। सबसे मेन टाइप जो होता है वो जान लीजिए। तीसरा हमने बांटा है रचना के आधार पर। अधिकतर जो प्रश्न है आपके इसी से बनते हैं कि रचना के आधार पर जब हम बांटे हैं वाक्य को, तो वो कितने भागों में बांटा है पहले हम ये देखते हैं। तो पहला हमने बांटा सरल वाक्य, हमने बांटा सरल वाक्य। दूसरा हमने जो बांटा है वो है आपका संयुक्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पेपर्स के लिए, जो एग्जाम्स होंगे आपके उनके लिए बहुत ही आपका महत्वपूर्ण है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। तीसरा जो होता है वो होता है आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, आपने कितने आधारों पर वाक्य का बांटना पढ़ लिया है? कितने आधारों पर वाक्य का बांटना पढ़ लिया है? तो मैम हमने 3 आधारों पर। पहला हमने बांटा अर्थ या भाव के आधार पर, दूसरा हमने बांटा क्रिया के आधार पर, तीसरा मैम हमने बांटा है रचना के आधार पर। अर्थ या भाव के आधार पर जब हमने बांटा तो वाक्य निकल कर आए 8 प्रकार के। क्रिया के आधार पर जब हमने बांटा तो वाक्य निकल आए 2 प्रकार के। रचना के आधार पर जब हमने बांटा तो वाक्य निकले हैं 3 प्रकार के। ठीक है, समझ आ गया होगा आप सभी को। अब जानते हैं हम एक एक करके सबके उदाहरण, क्योंकि जब उदाहरण से समझाएंगे तब आपको अच्छे से और बेहतर ढंग से समझ आएगा। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले रचना के आधार पर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो हमारा पहला वाक्य आता है वो कौन सा है, हम जानेंगे पहले। सरल वाक्य के बारे में। सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस, मतलब जिसमें आपका क्या हो, जिसमें क्या होगा आपका एक इंग्लिश में पढ़ा होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। क्या कहते हैं? एक उद्देश्य और एक विधेय हो। जैसे आप पढ़ते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वही है आपका उद्देश्य और विधेय। फिर आप जान लेंगे इसका उदाहरण। जैसे उदाहरण कैसा हुआ, उदाहरण आपका हो गया पहला आपका उदाहरण राम
आम खाता है। ये क्या हो गया? राम आम खाता है, तो ये क्या हो गया? ये सीधा सा सरल वाक्य है। ये क्या है? सरल वाक्य है। दूसरा हमने जैसे उदाहरण ले लिया, दूसरा हमने ले लिया मोहन पढ़ता है। ये क्या हो गया? ये भी हो गया आपका सरल वाक्य का उदाहरण। क्या हो गया? ये आपका सरल वाक्य का उदाहरण। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। राम हो गया आपका क्या? सब्जेक्ट। बाकी या क्या हो गया? प्रेडिकेट। मोहन हो गया आपका सब्जेक्ट, बाकी जो बचता है वो क्या हो जाता है? प्रेडिकेट। मतलब राम हो गया उद्देश्य, विधेय हो गया, मोहन हो गया उद्देश्य, बाकी सब विधेय हो गया। समझ गए होंगे आप, ये पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि आपको ये बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था मिश्र वाक्य। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है ये बताना है आपको। कोई बता सकता है तो अपने मन में जल्दी से बताए कि मिश्र वाक्य कहते किसे हैं। बताइए, इसमें क्या होता है? एक प्रधान सरल, एक प्रधान सरल उपवाक्य, आंख में कुछ पड़ गया, वाक्य और आश्रित उपवाक्य। सॉरी, सरल वाक्य यहां पे लिखे ज्यादा अच्छा होता। सरल वाक्य। ठीक है, यहां पर समझ लेते हैं कि किसको कहा गया है। ये समझ लीजिए आप। देखिए, एक प्रधान वाक्य होगा जो मेन होगा, मेन होगा। एक तो वो होगा सरल उपवाक्य। ठीक है, एक सरल प्रधान जो मेन होगा वो होगा, और एक या अनेक, एक से अधिक भी हो सकते हैं, आश्रित सरल वाक्य होंगे जो किस पर डिपेंड करेंगे? इस पर। इसके बिना ये वाले जो वाक्य होंगे वो अधूरे रहेंगे, आश्रित रहेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा मिश्र वाक्य में? अगर हम एग्जाम्पल ले तो क्या उदाहरण लेंगे हम इसके, ये बताइए। बताइए, उदाहरण अगर इनसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? देखिए, उदाहरण के तौर पर जानते हैं हम, पहले ये हटाएं थोड़ा सा, जो डिजाइन बनाई है अब करते हैं। उदाहरण भाई अलग अलग रंगों का प्रयोग करते हैं जब रंग इतने सारे दिए हों। चलिए, उदाहरण के तौर पर हम देखें, हमने लिया जब, दिख रहा है ये कलर? हाँ दिख रहा है। तब मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। एक चीज आपने गौर करी, एक चीज आपने गौर करी, इसमें देखिए प्रधान वाक्य क्या है? जब मेरे पिताजी वापस आएंगे। ठीक है, ये हो गया प्रधान वाक्य। इस पर आश्रित वाक्य क्या है? तब मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। आश्रित क्यों है मैम? एक बात बताइए, तब मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। कब पैसे दे दोगे? कब पैसे दे दोगे? जब मेरे पिताजी आ जाएंगे। तो मेन वाक्य क्या हुआ? मुख्य वाक्य क्या है आपका? मुख्य या प्रधान सरल वाक्य कौन सा है? जब मेरे पिताजी वापस आएंगे। और इस पर आश्रित कौन सा है? ये वाला वाक्य इस पर आश्रित है। क्यों आश्रित है?
तब मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। कब पैसे दे दोगे? जब पिताजी वापस आ जाएंगे तब दे देंगे। तो आपके ये क्या हुआ? ये हुआ आश्रित, ये हुआ आपका प्रधान वाक्य। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी, मिश्र वाक्य आप सीधे से समझ लीजिए। मिश्र वाक्य में यह है कि एक वाक्य पर एक वाक्य आश्रित होता है, एक के बिना दूसरे के अधूरा है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। एक होता है मुख्य, एक उस पर आश्रित होता है। समझ गए होंगे आप। जब अभी एग्जाम्पल करवाऊंगी इसके, जब अभी प्रैक्टिस करवाऊंगी तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी आप यहां पर समझ लीजिए कि एक होता है मिश्र वाक्य में, एक होता है आपका प्रधान वाक्य और उस पर आश्रित होता है दूसरा वाक्य। ठीक है, हमने पढ़ लिया रचना के आधार पर सरल वाक्य, फिर मिश्र वाक्य, मिश्रा वाक्य। देखिए जो, अच्छा मिश्र वाक्य। अब देखिए हमने यहां पर लिखना है मिश्र वाक्य के बाद क्या आया? मिश्र वाक्य के बाद जो तीसरा वाक्य आया वो क्या है? संयुक्त संयुक्त वाक्य में क्या होता है? अगर आपसे पूछे कि संयुक्त वाक्य में क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? बताइए, तब आप क्या बताएंगे ये बताइए। संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उपवाक्य हों तब संयुक्त वाक्य होता है। कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। अब मैम उदाहरण क्या इसमें की बात किया कि गई, इसमें ये नहीं बोला गया कि एक प्रधान वाक्य है, एक उस पर आश्रित है। ये कब होता है? ये मिश्र वाक्य का लक्षण है, ये मिश्र वाक्य का लक्षण है। लेकिन आप यहां पढ़ रहे हैं संयुक्त वाक्य, और संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य एक साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, संयुक्त करके एक बड़ा वाक्य बना दिया जाता है। सीधे सरल सीधे शब्दों में आप यह समझ लीजिए। ठीक है, अब चलिए दूसरा जानते हैं। उदाहरण देख लीजिए आप। उदाहरण देखिए अब। राम ने कहा वह आम खाएगा और श्याम ने कहा वह संतरा खाएगा। और दोनों आराम करेंगे। अब देखिए यहां पर कितने वाक्यों को जोड़ा है। पहला हो गया राम ने कहा आम खाएगा, एक वाक्य हो गया। अगर हम इसे अलग भी लिखते हैं तो भी ये अपना अर्थ देता है। राम ने कहा आम खाएगा, ठीक है, आम खाए वो, ये हो गया। और श्याम ने कहा वह संतरा खाएगा, ठीक है, श्याम संतरा खाए, वाक्य पूरा हुआ, वाक्य पूरा हुआ, हो गया। दोनों आराम करेंगे, ठीक है, ये भी अपना अलग वाक्य कि दोनों आराम करेंगे, ये भी अपना वाक्य। तो मतलब ये हुआ संयुक्त वाक्य में ये होता है कि संयुक्त वाक्य में जब वाक्य अलग अलग किए जाएं तो उनका अपना अर्थ होता है।
ठीक है, वो आश्रित नहीं है एक दूसरे पर, आश्रित नहीं है, ठीक है। तो इनको कहते हैं संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक आपका प्रधान वाक्य होता है और दूसरा वाक्य जो है वो उस पर आश्रित होता है। सरल वाक्य सबसे सीधा साधा है, बेचारा भोला भाला है, एक उद्देश्य है, एक विधेय है, आप अच्छे से समझ जाएंगे। संयुक्त वाक्य में आप सब जानते हैं कि जब वाक्यों को जोड़ा जाएगा तो उनको जोड़ने के लिए कुछ शब्द जरूरत होंगे, जैसे और, की, इसलिए। तो ऐसे शब्द कहां लगे होंगे, संयुक्त वाक्य में, क्योंकि दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं ये। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब इससे सरल भाषा में और क्या ही समझाऊं, बच्चों वाला एग्जाम्पल लिया है आप लोगों के लिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फिलहाल आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा जब आपको इसके प्रश्न करवाए जाएंगे। ठीक है, जब आपको इसके एमसीक्यू करवाए जाएंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, ये तो हो गया रचना के आधार पर 3 वाक्य, सरल, मिश्र, संयुक्त। ठीक है, ये हो गया रचना के आधार पर। फिर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अर्थ या भाव के आधार पर। अर्थ या भाव के आधार पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ या भाव के आधार पर। तो अब हम जानेंगे अर्थ या भाव के आधार पर। देखिए, पहला हमने पढ़ा था, जो पहला पढ़ा था वो पहले लेते हैं। पहला लिया हमने विधिवाचक। पहला लिया हमने विधिवाचक। विधिवाचक में हमने क्या बताया, विधिवाचक मतलब अफर्मेटिव, जिसमें किसी कार्य के होने की सकारात्मकता हो, जहां सकारात्मकता हो, पॉजिटिविटी हो, जिसमें किसी बात के होने का बोध हो, जिसमें किसी बात के होने का बोध हो कि ऐसा हुआ है, राम ने मैच खेला है, श्याम स्कूल गया है, पापा किताब लाए हैं, पापा ने मुझे मारा है। मतलब ये कि जिसमें किसी चीज के होने का बोध हो, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं, जिसमें किसी चीज के होने का बोध हो कि ऐसा हाँ हुआ है, राम स्कूल गया है, राम ने खाना खाया है, श्याम के पापा ने मारा है। मतलब जिसमें किसी चीज के होने का बोध हो, वो क्या होता है, विधिवाचक आपका वाक्य होता है। जैसे आपका उदाहरण ले लीजिए, आप कलरफुल करते हैं भाई, इतने कलर दिए हैं भगवान ने। उदाहरण, उदाहरण में क्या आया, हमने कोई भी उदाहरण ले लीजिए, वह जा चुका। दूसरा ले लीजिए, ये हो गया पहला, दूसरा हो गया हमारा, दूसरा कौन सा हो गया, जैसे कोई भी ले लो, जब मैं भोजन खा चुका तब वह गया। ये उदाहरण है विधिवाचक का। किसी काम के होने का जब बोध होता है तो होता है आपका विधिवाचक। जैसे वह जा चुका, चला गया, वो जा चुका, चला गया, उसके जाने का बोध हुआ, हमें ज्ञान हुआ कि वो जा चुका, हमें ये पता चला, ये हो गया विधिवाचक। दूसरा जैसे दिया, जब मैं भोजन खा चुका तब वह गया। जब मैंने भोजन अपना खत्म कर लिया, खा लिया, उसके बाद वो चला गया, होने का बोध हुआ कि वो चला गया और मैंने भोजन कर लिया। लेकिन आपको अब आप ये बता सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य है, सरल, मिश्र, संयुक्त, कौन सा वाक्य है? मैम ये तो आपने अभी बताया कि जब मैं भोजन खा चुका तब वह गया। मतलब ये वाला वाक्य इस पर आश्रित है, ये मेन वाक्य है। अगर एक वाक्य भी हटा दो तो अर्थ अलग अलग सही से नहीं दे रहे हैं, पूर्ण नहीं है, मतलब पूर्ण नहीं है, आश्रित है एक दूसरे पर। तो क्या हो गया आपका, ये वाला आपका विधिवाचक। मतलब किसी चीज के होने का बोध हो तो विधिवाचक। वैसे अगर देखा जाए, वह जा चुका सरल वाक्य है, लेकिन अगर जब मैं भोजन खा चुका तब वह गया, ये आपका कौन से वाक्य का उदाहरण हो गया रचना के आधार पर? तब आप कहेंगे ये मिश्र वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि ये वाला आपका उपवाक्य इस वाले उपवाक्य पर आश्रित है और ये वाला प्रधान है। ठीक है, प्रधान वाक्य है। दोनों अलग कर दें तो अर्थ
स्पष्ट नहीं करेंगे, जबकि दोनों को जोड़ दो अर्थ स्पष्ट रूप में आपको मिलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ये हमने पढ़ लिया विधिवाचक। दूसरा जो हमारा टाइप था कार्य या भाव के अर्थ के आधार पर, अर्थ या भाव के आधार पर, तो दूसरा हमारा क्या था, निषेधवाचक। निषेधवाचक नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या होता है, इसमें किसी चीज के ना होने का बोध हो, इसमें किसी चीज के ना होने का बोध हो, जो किसी चीज के या किसी कार्य के ना होने का बोध कराता है, उसे हम कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। अब इसमें क्या है, उदाहरण के तौर पर हम देखें, उदाहरण के तौर पर हम देखें, उदाहरण के तौर पर देख लिए, मैंने, दिख रहा है आप सभी को, दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, पानी नहीं पिया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मैंने पानी नहीं पिया। इसमें क्या बोध हो रहा है कि भाई पानी नहीं पिया गया, और किसी कार्य के ना होने का बोध हो रहा है, पानी ना पीने का बोध हो रहा है। ये क्या हो गया, ये निषेधवाचक है, नेगेटिव सेंटेंस जिसे हम कहते हैं। दूसरा हम देखें उदाहरण, मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मैंने पानी नहीं पिया। अब बताइए, यहां पे भी तो हमें क्या बोध हो रहा है, नहीं, किसी चीज के ना होने का बोध हो, किसी कार्य के ना होने का बोध हो, तो ये क्या होगा, किसी क्रिया के ना होने का बोध हो, तो ये होगा आपका निषेधवाचक। अब इसमें क्या है, ये देखा जाए सरल वाक्य है, मैंने पानी नहीं पिया, सीधी सिंपल सी बात है, मेरा मन नहीं किया होगा, प्यास नहीं लगी होगी, कुछ भी रीजन हो, फिलहाल हमने पानी नहीं पिया, बात खत्म हो गई। दूसरा, इसमें जैसे जब हम बात करेंगे, मैंने भोजन नहीं किया, ठीक है, भोजन नहीं किया, यहां तक समझ में आया, मैंने भोजन नहीं किया, ठीक है, उसकी अपनी मर्जी होगी, भूख नहीं लगी हो, क्या पता उसको, इसलिए मैंने पानी नहीं पिया। दो उपवाक्य अब यहां पर हो गए, मैंने पानी नहीं पिया, मैंने भोजन नहीं किया, दो उपवाक्य अलग अलग हैं और इसलिए से जुड़े हुए हैं संयुक्त वाक्य। किसका उदाहरण है, संयुक्त वाक्य। अब यहां पर अगर आप लोगों के दिमाग में जरा सा भी रत्ती भर का भी डाउट आ रहा हो कि मैम यहां मिश्र वाक्य कर दे, मिश्र वाक्य क्यों कर दोगे, ये वाले एक दूसरे पर आश्रित हैं, नहीं आश्रित हैं, प्रधान वाक्य है कोई नहीं है, दोनों सामान्य सरल वाक्य हैं जो कि आपके जुड़े हुए हैं इसलिए से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। और ये क्या हो गया, निषेधवाचक के ये उदाहरण है, निषेधवाचक के ये उदाहरण है, जिसमें क्रिया के ना होने का बोध हो, वहां आपका निषेधवाचक होता है। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा जो हमारा सेंटेंस है वो कौन सा है, तीसरा जो हमारा वाक्य है, तीसरे वाक्य पर हम अपने चलेंगे, जो कौन सा है ये देखिए। तीसरा हमारा जो वाक्य है वो है आज्ञावाचक। पहले हम ले रहे हैं आज्ञावाचक। आज्ञावाचक, आज्ञावाचक में समझिए आप कि आज्ञावाचक में क्या बात की गई हो, जिस वाक्य में किसी भी आज्ञा का बोध हो, जिस वाक्य में किसी भी आज्ञा देने का बोध हो, तो वहां क्या होगा, आज्ञा की बात की जाए जहां पर, वहां आपका आज्ञावाचक होगा, आज्ञावाचक होगा। जैसे उदाहरण देख लें, हम उदाहरण की बात करें, फटाफट उदाहरण पर चलते हैं। तुम जाओ, क्या हो गया, ये तुम जाओ क्या हो गया, मैंने क्या दिया, तुम जाओ, आज्ञा दी ना कि तुम चले जाओ, आज्ञा दी मैंने यहां पर, तुम जाओ, ये हो गया आज्ञावाचक। जैसे हो, ये समझिए सीधे शब्दों में, तुम्हें कल रुकना है, क्या हो गया, आज्ञा दी ना तुम्हें कल रुकना है, जाना नहीं है, तो ये क्या हो गया, आज्ञावाचक।
आज्ञावाचक सीधा सा है, समझ आ गया होगा आप सभी को, इसमें कुछ इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आज्ञावाचक के बाद आते हैं हम अपने चौथे प्रकार पर। जो चौथा प्रकार है वो हमारा क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो वो हमारा है प्रश्नवाचक। क्या है भाई, वो है प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक में क्या होगा, जिसमें प्रश्न किया जाए, जिसमें प्रश्न किया जाए, जिसमें प्रश्न किया जाए। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्न किया। तुम कहां जा रहे हो, प्रश्न है तो ये हो गया प्रश्नवाचक। नेक्स्ट जानते हैं, प्रश्नवाचक के बाद जो हमारा पांचवा टाइप आता है, पांचवा क्या है, विस्मयवाचक, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी। विस्मयवाचक, ठीक है। विस्मयवाचक में क्या होता है, जिसमें किसी चीज का दुख सुख, ठीक है, दुख सुख या खुशी का बोध हो, तो वहां क्या होता है, विस्मयवाचक। अरे उसका हाथ टूट गया, दुख हुआ, हमने क्या लगा दिया, अरे। फिलहाल तो यहां पर ये समझ लीजिए, विस्मयवाचक में हमेशा ये आपको साइन जरूर दिया होगा, साइन जरूर दिया होता है। विस्मयवाचक अपनी पहचान साथ में लिए घूमता है, तो ये आप सभी जान लीजिए। प्रश्नवाचक में साइन जरूर लिए घूमता है, तो ये भी आप पहचान लीजिए, ठीक है, ये भी आप सभी पहचानेंगे। विस्मयवाचक के बाद जो छठा प्रकार हमारा होता है, जो छठा प्रकार है, वो छठा प्रकार क्या है, अगर बात की जाए तो संदेहवाचक। संदेहवाचक छठा प्रकार है हमारा। उदाहरण जान लेते हैं हम इसका। कौन सा उदाहरण की बात करें तो कौन सा उदाहरण आप लेंगे यहां पर, संदेह हो, उसने उसको मारा होगा। अब यहां पर क्या है, उसने उसको मारा होगा, होगा, कोई जरूरी नहीं है मारा हो, कोई जरूरी नहीं है मारा हो, लेकिन शायद, संदेह है कि शायद मारा हो, तो ये क्या हो गया, संदेहवाचक। क्या हो गया, संदेह है, उसने उसे मारा होगा, तो ये क्या हो गया, यहां पर संदेह, जहां पर किसी बात के होने का संदेह हो, कोई क्लियर ना हो, स्पष्ट रूप से ना पता हो, संदेह हो, जहां किसी क्रिया के होने का, किसी वस्तु के होने का, किसी चीज के होने का, वहां आपका संदेहवाचक वाक्य होता है। ये आप सभी समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। सातवां प्रकार क्या हुआ हमारा, सातवां प्रकार जो है वो इस प्रकार है कि इच्छावाचक। इच्छावाचक, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इच्छावाचक। इच्छावाचक आप समझ लीजिए, इच्छावाचक क्या होते हैं, जिस वाक्य से किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध हो, किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध हो, तो वहां क्या होता है, इच्छावाचक होता है। जैसे मम्मी पापा बोलते हैं, तुम हर कार्य में सफल हो, सफल हो, तो ये क्या है, उनकी इच्छा है। तुम दीर्घायु हो, तो ये क्या है, तुम दीर्घायु हो, ये क्या है सब, तुम दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, इच्छावाचक। हम अपनी खुशी से बोल रहे हैं ये चीज, हम अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है कि हमें बोलना है या कोई प्रेशर है या कुछ नहीं, हम अपनी इच्छा से खुश होकर आपको ये आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इच्छावाचक हो गया, ठीक है, ये हो गया इच्छावाचक। लास्ट हमारा जो है, यहीं पर देख लीजिए भाई, एट जो है, एट्थ जो है हमारा, वो क्या है, संकेतवाचक। संकेतवाचक, इसमें क्या होता है, संकेतवाचक में
जब वाक्य के वाक्यांश एक दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, जब वाक्य के वाक्यांश एक दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, वहां क्या होता है, वहां आपका होता है संकेतवाचक। जैसे एक दूसरे की संभावना पर निर्भर है, जैसे समझ लीजिए यहां क्या होगा, आंधी ना आती तो पेड़ ना गिरता। अब संभावना है यहां पर संकेतवाचक, संभावना है कार्यों की, क्या हुआ, आंधी ना आती मतलब आंधी अगर ना चलती तो शायद पेड़ ना गिरता, तो ये क्या हो गया आपका संभावना है। संभावना है एक वाक्य जो संभावना पर आधारित है, तो वहां क्या होगा आपका संकेतवाचक, कि अगर आंधी ना आती तो पेड़ ना गिरता, तो ये क्या है संकेतवाचक। ठीक है, संकेतवाचक। आप सभी ने ये पढ़ लिए थे, ये है अर्थ या भाव के आधार पर जो 8 प्रकार से बांटे गए थे। मैंने इनको सभी को अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ आप सभी को समझा दिया है, ताकि आपको जब आप प्रश्न करें तब आपको दिक्कत ना हो। अधिकतर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, आपके जो 8 प्रकार हैं। फिर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जो अधिकतम वो पूछे जाते हैं आपके रचना के आधार पर, सरल, संयुक्त, मिश्र। ये कैसे जानेंगे आपको, वो भी मैंने बता दिया है कि कैसे जानेंगे आप। सरल सरल ही होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसमें कोई भी तिकड़म नहीं होता है। मिश्र की बात करें तो एक आपका प्रधान वाक्य होता है, मेन वाक्य होता है, और दूसरा जो उपवाक्य होता है वो उस पर आश्रित होता है। अगर हम दोनों को अलग करें तो वो स्पष्ट अर्थ नहीं देंगे, ये समझ लीजिएगा। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य का एक यही अंतर है, संयुक्त वाक्य में जब आप उपवाक्यों को तोड़ेंगे तो वो अलग अलग अर्थ देंगे पूरी तरीके से, ठीक है, अलग अलग अर्थ देंगे अपना। लेकिन मिश्र वाक्य में अगर उनको अलग अलग तोड़ोगे तो वो पूरी तरह से अपना अर्थ नहीं देंगे। ठीक है, एक उपवाक्य जो है वो प्रधान वाले पर आश्रित होता है, इसलिए वो अपना प्रॉपर तरीके से अर्थ प्रकट नहीं करेगा। ये समझ गए। अगर आप ये समझ गए हैं तो जब आप प्रश्न उत्तर करेंगे, इसके एमसीक्यू करेंगे, तो आपको आसानी होगी, आप अच्छे से उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अब इसके प्रश्न उत्तर के साथ दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी एंजॉय कीजिए एंड थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग एंजॉय कीजिए, ऑल द बेस्ट, और अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए, अच्छे से पढ़िए और अपने माता पिता और अपना नाम रोशन कीजिए। बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।